जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं एस्टर सुहेल। उनसे जानेंगे स्किन के हवाले से कि इन समर्स स्किन में किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एस्टर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी बस ठीक। ना ठीक होते हुए भी आप हमेशा की तरह प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू सो मच यार, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं एस्टर। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया कि स्किन को किस तरह से अच्छा हम रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, स्किन को किस तरह से ग्लोइंग बना सकते हैं इन समर्स यूजुअली। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। डाइट, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप की जो स्किन है और हेयर है वो अच्छे रहेंगे। आपकी स्किन हेल्दी रखने के लिए आप हेल्दी फूड लें, आप हेल्दी जो है वो वेजिटेबल पे जाएं। मीट लें, ठीक है इसमें प्रोटीन है, लेकिन मीट भी लें लेकिन वेजिटेबल पे ज़्यादा जाए। फ्रूट लें, मौसमी जो फ्रूट है वो लें जिसमें स्पेशली विटामिन सी है। और आजकल आम इतने अच्छे आए हुए हैं तो जितना आप यूज़ कर सकते हैं ना वो करें। जबकि उन फ्रूट्स में आजकल वैसे ऐसा है इतना वो नहीं है क्योंकि प्रिजर्व हुए आते हैं ना हमारे पास, तो इसलिए ज़्यादा है नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होता है, बचा कुचा होता है इसमें जो आपका आयरन है आम के अंदर स्पेशली, वो तो है। तो आप आम खाएं, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लें, विटामिन सी लें, आपकी स्किन हेल्दी रह सकती है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं एस्टर कि हमें खाने से ज़्यादा जो है वो फेस पे लगाने से फ़र्क पड़ेगा। तो फेस पे अप्लाई करने से इसके मास्क वगैरह फ़र्क पड़ता है या जो आप खाते हैं उससे आपको इंटरनली फ़र्क पड़ता है? डिपेंड करता है, वैसे तो दोनों से ही। खाते जो हैं उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लगाने से तो ठीक है आप टॉपिकली चीज़ें करें, लेकिन जो आप खा रहे हो वो आपकी स्किन अंदर से हेल्दी होगी। ठीक है, तो अंदर से हेल्दी करने के लिए आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, आप अच्छी डाइट लें, सारी चीज़ों का बैलेंस करके लें, क्योंकि आपको जितना पोटाशियम चाहिए उतना विटामिन डी भी चाहिए, वैसा ही आपको आयरन चाहिए, वैसे आपको जिंक भी चाहिए, विटामिन, सारे विटामिन साथ साथ लें। जैसे विटामिन ए भी चाहिए आपको, विटामिन के भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, स्पेशली हमारे मसल्स को, हमारी वेंस को जो है वो हेल्दी रखने के लिए आपको विटामिन B12 जो है वो लाजमी है। ठीक है, मतलब स्किन पे लगाएं भी और खाएं भी, दोनों चीज़ें करें ताकि स्किन आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्किन जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि कैफ़ीन होती है ना इसके अंदर। तो चाय से ये होता है कि हमारी तो खैर फेवरेट है, चाय के बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी चाय की बुराई भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हम चाय के सारे जिंदा बिल्कुल ऐसे ही है, हम चाय लवर है। लेकिन मैं तो खैर चाय इतना नहीं पीती, एस्टर को ज़्यादा पसंद है। एस्टर ने जब यहाँ पर आके एक सिप चाय का पिया तो एकदम से उनकी मॉर्निंग जो है वो खुशगवार हो गई। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं स्किन के लिए अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नहीं, ज़्यादा तो जाहिर सी बात है नुकसानदेह है। हमारे पोर्स में भी ये, पोर्स ओपन में भी इसका कॉज बनती है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रही होती है कैफ़ीन जो है, इसलिए हमारे पोर्स ओपन हो रहे होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम मिल्क का इस्तेमाल कर लें। अगर हम 2-3 कप चाय पी रहे हैं तो 1 गिलास मिल्क लाजमी लें। विदाउट, अगर फ़ैट लेना चाहते हैं तो विदाउट फ़ैट ले लें, अगर आप स्किनी हैं तो आप फ़ैट के साथ ले लें, वो बेहतर है। तो मिल्क का यूज़ लाजमी करें। कोकोनट मिल्क भी मिल रहा है आजकल, कोकोनट वाटर है वो भी, कोकोनट वाटर का यूज़ कर लें, उससे भी स्किन बहुत अच्छी होते हैं। बहुत बिल्कुल, आप इतने महंगे महंगे प्रोसीजर्स की जानिब भी जाते हैं, लेकिन कोकोनट में जो आपने बताया वाटर का जो है टेक अगर आप लोग करते हैं 1 गिलास एक दिन में, तो आप यकीन करें विद इन 1 मंथ आपकी स्किन इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती है कि लोग आपसे पूछते हैं कि आपने किया क्या। अच्छा, ये एंटी एजिंग आजकल जो हमारी स्किन हो रही है, एज बहुत ज़्यादा आ रही है हर किसी के चेहरे में। मैं देख रही हूँ आफ्टर 30 जो है वो ऐसे हमारी स्किन जो है वो लूज हो जाती है और सैगी हो जाती है। तो इसकी वजूहात क्या है ऐसा? यार आजकल हम लोग स्किन के साथ चीज़ें बहुत सारी कर लेते हैं ना, जैसे ऑयल तो बिल्कुल नहीं आने देते अपनी स्किन पे, उसको ड्राई करते जा रहे हैं, ड्राई करते जा रहे हैं, और ड्राई हो के हमारी स्किन जो है वो एंटी एजिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमें ये है कि उसको मॉइस्चराइज रखें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे किसी सीरम के साथ, हाइलुरोनिक के साथ या कोकोनट ऑयल के साथ मॉइस्चराइज रखें। आप रात में सोते वक्त कोकोनट ऑयल का मसाज अपने फेस पे करके सो जाएं, यकीन करें स्किन सुबह इतनी अच्छी लगेगी, ब्लेमिश स्किन लग रही होगी और आपको जो है वो एजिंग भी फील नहीं होगी।
स्किन में टाइटनिंग आ जाती है उसके साथ। तो ये बहुत अच्छी एक क्लिनिक से हट के एक होम रेमेडी है जो कि आपको बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त स्किन हो जाती है। हमें सुबह आप जब फेस वॉश से फेस वॉश भी करते हैं, वो एक तरह से क्लिनज भी बहुत अच्छी हो चुकी होती है और स्किन में ब्लेमिश भी हो रहा होता है। ठीक है, मतलब जो लोग गर्मियों में सोचते हैं, हमारा यूजुअली ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम सर्दियों में ही अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखेंगे और उसको ऑयल लगा मॉइस्चराइज सकते करेंगे, हैं। लेकिन गर्मियों में भी हम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और कोकोनट ऑयल का तो कोई इतना वो नहीं है, वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होता। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जन लेते हैं वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होता, आप उसको थोड़ा सा ले। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर ज़्यादा ना लें, और अगर आपको एक्नी है तो फिर भी ज़्यादा ना लें। लगाना है तो फिर उसको आप उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ना फिर आप उसका मसाज अपने फेस के ऊपर कर सकते हैं। स्किन को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेकअप के इस्तेमाल से भी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। और मेकअप उतारने का जो तरीका होता है, मेकअप रिमूव करने का जो तरीका होता है, यूजुअली हम लोग जो है उसमें कोताही बरतते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, नॉर्मल जाके फेस वॉश से हम मुंह धो लेते हैं। तो एस्टर आप ये बताइएगा ताकि हम सबकी इस्लाह हो जाए, सबको पता चल जाए कि मेकअप उतारने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हमारे स्किन में वो डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, उसको किस तरह से रिमूव करें? या इसको एक तो अच्छे क्लिनज़र आते हैं और मेकअप रिमूवर आते हैं, आप उसको बहुत हल्के हाथ से पहले तो क्लीन करें। अगर आपके पास कोई अच्छा क्लिनज़र है तो आप वो यूज़ करें, और अगर नहीं तो फिर मैं इसी में मुझे जो बेस्ट लगता है अपने लिए तो मैं वही चीज़ दूसरों को भी बताती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं खुद कुछ और करूँ और लोगों को कुछ और बताऊँ। बहुत बेहतर है कि आप कोकोनट ऑयल लें, उसका पहले हल्का सा मसाज कर लें और फिर उससे अपना मेकअप रिमूव कर लें। बहुत ज़बरदस्त मेकअप भी रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन भी जो आप अगर क्लिनज़र या किसी चीज़ भी केमिकल, ज़ाहिर सी बात है इनमें तो केमिकल है ना, तो आप केमिकल से बच जाते हैं। तो बेहतर है कि आप कोकोनट ऑयल या किसी जैसे आलमंड ऑयल है इससे रिमूव कर लें, बट कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है मेकअप रिमूवर के उसमें। अच्छा, माइसीलर वाटर जो है वो भी मेकअप रिमूव करने के लिए लोग यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी क्या क्या खुसूसियात है? माइसीलर वाटर मुझे इतना वो नहीं लगता, मैं इतना यूज़ उसका करती नहीं हूँ, मैं इसी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ अगर रिमूव करना है। पहला तो ये है कि बहुत ज़्यादा मेकअप होता नहीं है, अगर हो भी तो कोकोनट ऑयल से रिमूव कर लें, लेकिन माइसीलर वाटर भी सही है। हाँ। उसमें हाइलुरोनिक एसिड डाला हुआ होता है, उन्होंने मिक्सचर है वो उसका, तो उसके साथ अच्छा रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जानना चाहें एस्टर से कि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उसको भी लोग रात को सोते हुए स्किन पे लगाते हैं और उसके बाद बड़ा सुबह जब उठते हैं तो स्किन बड़ी अच्छी लग रही होती है, ग्लो लग कर रही होती है, तो क्या ये सही तरीका है? हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विटामिन ई के कैप्सूल? नहीं कर सकते हैं। विटामिन ई वही बात है कि कोकोनट ऑयल में भी विटामिन ई ही है, तो इसलिए विटामिन ई को अगर डायरेक्ट कैप्सूल्स में कि उसमें लेना चाहते हैं तो वो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट है वो भी। विटामिन ई के आजकल तो वैसे भी कैप्सूल्स उसमें बहुत आए हुए हैं, तो कर सकते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू स्किन है क्या, फिर वही बात आती है कि कोई जैसे एक्नी है जिनको, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो उसको किसी जैसे वाटर है या एसिड वाली कोई भी चीज़, विटामिन सी है, लेमन है, उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन लेमन हम ज़्यादा देर लगा के नहीं रख सकते क्योंकि लेमन में एसिड होते हैं, उसको हम ओवरनाइट नहीं लगा सकते। तो डायरेक्ट है कि उसको सिंपल वाटर के कुछ ड्रॉप्स लें, उसके साथ मिक्स करके देन आप रिमूव करें अपनी स्किन को। अगर मेकअप रिमूव करना है उससे तो मेकअप रिमूव कर लें, वरना वैसे आप लगा के आप सो सकते हैं। ओके, अब प्रोसीजर्स के हवाले से बात कर लेते हैं नाज़रीन, क्योंकि एस्टर जब आती है तो ज़बरदस्त प्रोसीजर्स हमें बताती हैं और एडवांसमेंट के हवाले से भी बताती है कि स्टैटिक्स में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। थोड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एस्टर को टाइम मिले, वो चाय वाय पी ले, पानी वानी पी ले। बोले जा रही है मेरी तबीयत ख़राब है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एस्टर से ही सब कुछ बुलवाएंगे और हम नहीं, आज मैं बोलूँगी आज मैं बोलूँगी आज मैंने एस्टर से आते ही कहा एस्टर तुमने बोलना है ज़्यादा, मैंने कम बोलना है, लेकिन नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और बात जब होती है और जब मेरा ये कैमरा होता है और मैं होती हूँ तो इन लोगों से मेरी ऐसी बॉन्डिंग है कि मुझे मज़ा आता है बात करने में। और आप जब यहाँ पे मौजूद हैं तो प्रोसीजर्स के हवाले से बात करते हैं। एस्टर, मुझे बताइएगा कि जो हमारे जो जिसको कहते हैं झाइयाँ आ जाना और जो आफ्टर प्रेगनेंसी भी आ जाती हैं, आफ्टर डिलीवरी भी ख़वातीन के फेस पे आ जाती हैं, उसके लिए बेहतरीन प्रोसीजर कौन सा है? उसके लिए बेहतरीन प्रोसीजर जो हमारे पास है, मीन्स एक तो टाइप ऑफ मिलाजमा या पिगमेंटेशन देखनी पड़ती है, देन हम इसको डिसाइड करते हैं। वैसे तो अगर हम जस्ट पिगमेंटेशन पे जाएं तो केमिकल पील है, केमिकल पील के बाद पीआरपी है, पीआरएफ है, फिर हमारा जो माय फेवरेट फोटो फेशियल है लेज़र, वो बेस्ट है।
तो इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके देन हम पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं। पिगमेंटेशन इतनी जल्दी जाती नहीं है, बहुत मुश्किल से जाती है, बहुत मुश्किल से। अगर तो वो सुपरफिशियल स्किन में है तो जल्दी चली जाएगी, अगर वो डीप है मिलाजमा की उसमें चली गई है तो देन वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। फिर 2-3 प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन करके साथ में मेडिसिन रेकमेंड करके देन हम उसको रिमूव करते हैं, लेकिन हो जाती है, इतना अल्लाह का शुक्र है, हो जाती है। ठीक है। और ये पिगमेंटेशन होने की क्या क्या वजूहात होती हैं, क्यों ये होती है? ये जो हम फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला क्रीम्स और लेस ऑफ आयरन आपका होता है, लेस ऑफ विटामिन D3 है, विटामिन K है और B12 की कमी है, तो इसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, टोनर का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है एस्टर? क्योंकि अक्सर लोग जिक्र कर रहे होते हैं कि आप अच्छा टोनर इस्तेमाल करें, अच्छा टोनर इस्तेमाल करें, लोग जाके मार्केट से ख़रीद भी लेते हैं। क्या कोई भी टोनर किसी भी स्किन पे सूट कर सकता है या ये भी स्किन टू स्किन वेरी करता है? ये स्किन टू स्किन ही वेरी करता है, क्योंकि एक्नी के लिए अलग टोनर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन है इसके लिए अलग टोनर है, तो आप अपनी स्किन को देख के फिर अपना टोनर लें। वैसे ककम्बर का जो टोनर होता है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, वो बहुत बेस्ट है ककम्बर का टोनर, जिस भी उसमें ककम्बर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब नॉर्मली क्योंकि ककम्बर जो है वो हर स्किन के लिए सूटेबल है। ठीक है। और इसको टोनर को लगाने का तरीका क्या होता है? मतलब आफ्टर फेशियल लगाना होता है या कभी भी आपको अपनी स्किन पे लग रहा है कि थोड़ी सी डस्ट है तो आप उसको रिमूव कर लें? किस तरीके से लोग यूज़ करें इसको? आप लगा सकते हैं, आप आफ्टर फेशियल भी लगा सकते हैं और बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो मेकअप स्किन के अंदर जो है वो मेकअप ना जाए, आपका पोर्स जो है वो उससे क्लोज हो जाए और आपका मेकअप जो है वो स्किन के ऊपर है, स्किन के अंदर ना जाए। वरना पोर्स में मेकअप जब चला जाता है तो आपको पता है उसके लिए तो फिर वही फेशियल्स वगैरह करवाने पड़ते हैं या क्लिनजिंग करवानी पड़ती है, और अगर बहुत ज़्यादा स्किन डर्टी हो गई है तो हमारा बेस्ट हाइड्रा फेशियल है, फिर उस पे जाना पड़ता है। ठीक है। ये तो खवातीन के हवाले से बात हो गई। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी आप आए तो मैं ज़रा जेंट्स के हवाले से आपसे बात करूँ कि ये जो तमाम प्रोसीजर्स हम बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या ये खवातीन ही करवा सकती हैं? क्या जेंट्स की स्किन के लिए भी ये कारआमद होते हैं या जेंट्स की स्किन के लिए डिफरेंट तरीक़ेकार होता है? नहीं, जेंट्स की स्किन पे भी यही ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट है ना, ये कोई फेशियल नहीं है या मेकअप नहीं है कि हम उनको नहीं कर सकते। हाइड्रा फेशियल भी सारे मेल जो हैं वो करवा रहे होते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन करवा रहे हैं, PRPs करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्किन डैमेज तो बहुत सारे लोगों की हो रही होती है, जैसे एक्नी हो गई मेल को, अभी वाइटनिंग इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है क्रेज़ कि हम वो लगवाएं, वाइटनिंग की तरफ आएँ। एक्नी स्कार्स हैं बहुत सारे मेल को, इस पे पहले ज़्यादा मेल जो हैं वो ज़्यादा वो नहीं करते थे, स्कार्स हैं तो उनको कोई बात नहीं, खड्डे हो गए ना, खैर है। लेकिन अब कॉन्शियस होते जा रहे हैं सभी, होना भी चाहिए, सेल्फ ग्रूमिंग है ये तो होना भी चाहिए सबको। तो उसमें भी आके PRP और PRF वगैरह करवा रहे हैं, फिलर्स हो रहे हैं इसमें जो है हमारा तकरीबन हाइड्रा फेशियल है ये तो बहुत ही, क्योंकि मैं और आप है ना, हम स्किन पे कोई भी पिगमेंटेशन है, स्कार है, हम कवर कर लेते हैं मेकअप से, कहीं जाना हो, ये लोग कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए मेल ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए हैं। हमारे पास बहुत मेल पेशेंट आते हैं। वेरी गुड, क्योंकि उनकी अच्छा मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट में मतलब रिजल्ट किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जल्दी आता है? मेल पे। मेल पे? ओके, ज़बरदस्त। और मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं एस्टर की जानिब। एस्टर ने फरमाया कि जब प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं तो फीमेल से ज़्यादा मेल पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये जो स्कार्स आ जाते हैं और जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके बाद स्कार्स आते हैं और हम लोग जो है उस पिंपल को छेड़ते हैं या कुछ करते हैं, उसके बाद ही स्कार्स आते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि जब पिंपल किसी को हो गया नॉर्मली तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि पिंपल एक टाइम लिमिट के लिए आता है और फिर खुद ब खुद चला जाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? पिंपल को छेड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम उसको पिंच करते हैं ना, वो अपनी, क्योंकि नीचे अपनी स्पेस तो बना चुका होता है, हम पिंच किया वो वहीं पे स्कार बन गया, तो जब स्कार बनता है ना तो फिर आपको बड़े ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। तो बेहतर है आप उसको बिल्कुल ना छेड़ें, आप विटामिन C का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो वो खुद ब खुद अंदर से ख़त्म होके इवन उसका मार्क भी नहीं रहेगा फिर। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया तो उसका मार्क भी रह जाएगा और उसका स्कार भी बन जाएगा। ठीक है, तो विटामिन C लें और अपने डॉक्टर को
को दिखाएं जाके, किसी भी अच्छे क्लिनिक में, कहीं पे भी अगर आपको नियर बाय जो भी है आपका, या आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपको जाना चाहिए आपके स्किन को लेके, क्योंकि स्किन को लेके आपको कॉन्शियस होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक्नी ऐसी चीज़ है कि ये इतनी जल्दी जाती नहीं है, बिल्कुल बहुत आराम से, बहुत, और ये आराम से जाए तो ही अच्छा। अगर फौरी ये होता है कि ये भी कर ले और वो भी कर ले, यहाँ इसको पिंच करके ख़त्म कर दें, तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। तो ये बिल्कुल भी ना करें, पिंच तो बिल्कुल स्किन इसको ना करें। एक्नी को डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक्नी को देख के मेडिसिन रेकमेंड करेंगी, या जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको रेकमेंड करेंगी। ठीक है। तो ये जो बारीक बारीक दाने हो जाते हैं एस्टर, बिल्कुल बारीक बारीक, हाँ मिलिया जो हो जाता है, उसके बाद लोग जो है वो कहते हैं कि बकरी ने काट लिया या इस वजह से हो गया, उसकी वजूहात क्या होती है, क्यों होता है? नहीं, मिलिया जो है वो आपकी स्किन के अंदर का जंक है। जैसे कि मैं यही बोलूँगी कि आपकी स्किन को अंदर से क्लीन रखना ज़रूरी है। तो अगर आपने स्किन को क्लीन नहीं किया तो वो पहले आपका वाइट हेड ब्लैक हेड बनेगा, देन वो आपका जो है वो मिलिया की उसमें बन जाएगा। फिर वो इतना स्टक हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ से जाता नहीं, फिर उसको पेंच करके या उसको लेज़र करके उसको बर्न करके निकालना पड़ता है। और अगर तो वो हाइड्रा फेशियल में निकल आता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, और अगर नहीं तो फिर हमें उसे लेज़र करके बर्न करना पड़ता है। ओके। CO2 जैसे है, कॉटरी है और प्लेक्सर है, प्लेक्सर करके उसको बर्न करना पड़ता है। छोटा छोटा मिलिया अक्सर लोगों के स्किन के अंदर हो जाता है, और यही है स्किन का जंक है जो कि हम क्लीन नहीं करते तो वो बाहर आता है स्किन में से। ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम जो अपने घर में स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, फेस वॉश कर रहे होते हैं, उसका सही तरीक़ेकार क्या है? हैंड मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं? कि हमें राउंड जो है वो क्लॉक और एंटी क्लॉक करने होते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो नीचे साइड पे वो कर देते हैं हैंड मूवमेंट, तो उसके बाद जो है वो स्किन लिफ्ट नहीं होती, देन वो और लटक जाती है, लूज हो जाती है। तो आप जस्ट कोशिश करें कि आप जो अपवर्ड मूवमेंट है इसमें लेके जाएं, ताकि आप पे एजिंग ना आए। आप एंटी एजिंग उसमें लेके जाएं अपनी स्किन को, देन आप क्लिनजिंग और स्क्रब कर सकती हैं, और उसके बाद कोई अच्छा टोनर लगाएं ताकि आपके स्किन के जो पोर ओपन हो जाते हैं रबिंग करने से, तो आपके वो पोर्स भी जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं वापस। बिल्कुल। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता होता ना हम फेस वॉश भी कौन सा इस्तेमाल करें। हम जो ये फोमिंग वाले फेस वॉश इस्तेमाल करें जिसके अंदर स्क्रब होता है, तो वो हमें जाहिर सी बात है जब हम स्क्रब करते हैं तो उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद हम कुछ अप्लाई भी नहीं करते, फिर हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे स्किन के पोर्स ओपन हैं, हम इसके लिए कोई प्रोसीजर करवाएं। तो क्या इस ओपन पोर्स के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है? ओपन पोर्स के लिए एक तो ये हमारा PRP बेस्ट है माइक्रोनीडलिंग के साथ, क्योंकि जब पोर्स ओपन है तो हम उसको पिंच जब करते हैं माइक्रोनीडलिंग के साथ तो पोर्स क्लोज होते हैं। तो आप माइक्रोनीडलिंग वगैरह करवाएं, हाइड्रा करवाएं, वो भी लार्ज पोर्स के लिए बेहतर है। तो 2-3 प्रोसीजर्स हैं, आप अपनी डॉक्टर को दिखा के तो आप प्रोसीजर्स पे जा सकते हैं। और अगर नहीं आपको प्रोसीजर नहीं करवाने तो आप अच्छा टोनर यूज़ करें। ठीक है। अच्छा टोनर भी जब आप यूज़ करते हैं वो भी पोर्स क्लोज करने में बहुत हेल्प आउट करता है। ठीक है। अच्छा, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं स्किन के हवाले से, और लोगों को समझ नहीं आता कि हम कौन सी, हमारी स्किन टाइप क्या है। एक तो हमें स्किन टाइप नहीं समझ आ रही होती कि हमारी ऑयली स्किन है, हमारी कॉम्बिनेशन है, या हमारी ड्राई है। तो किस तरीके से जो है वो अपनी स्किन को पहचाने कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या कॉम्बिनेशन है? बात यही है कि अपनी जैसे ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन पे तो बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, ड्राई होगी तो बहुत ज़्यादा आपको रिंकल्स फील होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कम ड्राई है तो ड्राइनेस फील होगी। तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र लें, हाइड्रेशन के सीरम्स हैं वो आप यूज़ करें। और अगर ऑयली स्किन है तो आप एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लें, विटामिन C का यूज़ करें, विटामिन C से रिलेटेड या ककम्बर से रिलेटेड अपना कोई क्लिनजर यूज़ करें, और स्किन को क्लेंस करते रहें। स्किन को क्लेंस करते रहेंगे तो ऑयल निकलता जाएगा। ठीक है। और खाने में भी यही है, और ताकि विटामिन C की जितनी चीज़ें लेंगे उतना आपका जो फैट है, जो आपका ऑयल है वो कट डाउन होगा और आपकी स्किन अच्छी होगी उसमें। ठीक है। अच्छा, ये तो फेस के हवाले से बात हो गई, हाथों का और पैरों का ख्याल रखना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इसके लिए भी कोई प्रोसीजर होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे प्रोसीजर्स हैं इनके लिए भी। जैसे हम इसमें केमिकल पील वगैरह भी कर रहे हैं, टैन हो जाता है, बाहर निकलते हैं, हम फेस पे तो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम हाथों पैरों पे बहुत कम क्या कर ही नहीं बाज़ दफ़ा पाते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो उसमें अगर टैन हो गया तो उसमें हम केमिकल पील भी कर रहे हैं बाज़ दफ़ा, और
अगर जैसे एजिंग आ जाती है हाथों पे, अक्सर हमारे पास फीमेल आती हैं जैसे लाइंस पड़ गई, एजिंग आ गई, तो उसमें हम पीआरपी भी कर रहे हैं, बोटॉक्स भी कर रहे हैं, फिलर भी कर रहे हैं, तो उससे जो है वो रिंकल्स चले जाते हैं। और अगर पीआरपी करते हैं तो उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि पीआरपी में जो हमारे अपना कोलेजन है, हमारा ब्लड में जो फैट होता है वो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं फेस में या हैंड में, फीट में। तो हैंड और फीट की पीआरपी भी हम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे हैंड और फीट में ज़्यादा फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट है। ज़बरदस्त। और ये जैसे अब फेशियल हेयर्स जो हो जाते हैं हमारे फेस पे, अपर लिप्स पे होते हैं, आईब्रोज के एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, क्या हम लेज़र से इनको हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं, जान छुड़ा सकते हैं इससे? लेज़र से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और फेशियल हेयर को मेरा ख्याल है लेज़र ही करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ब्लीचिंग ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक टाइम पे हमारी जो स्किन है उसको लूज़ और थिन करती जाती है। अगर थ्रेडिंग लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो खिंच के निकल रहा है आपका बाल और स्किन आपकी लूज़ हो रही है। और अगर वैक्सिंग करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसीजर यही है कि आपकी स्किन लूज़ हो रही है। और तीसरा क्या है कि ब्लीच, तो अगर ब्लीच के साथ बालों को गोल्डन करके छुपाया जाता है तो वो तो टेम्परेरी है, जस्ट मेरा ख्याल है कि 1 वीक भी नहीं गुजरता तो वापस ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लेज़र करवाएं। टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ जाता है कि बहुत कुछ मंथ्स तक आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है इसका, और सुकून हो जाता है कि आपको रोज़ रोज़ आपको वैक्सिंग नहीं करनी पड़ती, थ्रेडिंग नहीं करनी पड़ती और ब्लीच नहीं करनी पड़ती। ठीक है, मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा नहीं, इसका ताल्लुक हमारे हार्मोन से होता है। तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, कम हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और टाइम बहुत बढ़ जाता है। हमारा अपना माशाल्लाह से इतना अच्छा लेज़र है और इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अगर कोई हमारे पास कहता है कि हम कहीं और से करवाएं, हमने 11 सेशन लिए, 10 सेशन लिए, रिज़ल्ट नहीं आया, तो माशाल्लाह जो हमारा लेज़र है, ऐसे ही आइस लेज़र है, लेज़र हेयर मोल्ड की बात कर रही हूँ, तो इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं कि 1 से 2 सेशन में टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ जाता है, बाल इतना कम हो जाता है। यकीन करें, मैं खुद इसकी वो हूँ, यूज़र हूँ अपने लेज़र की। इतना टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है कि पता ही नहीं होता कि कुछ करना है। वाह, यकीन करें, मीन्स हेयर का पता ही नहीं है कि अगर आपने हैंड्स पे भी किया, आर्म्स पे भी किया, तो कितना टाइम ऐसे निकल जाता है। वरना तो वैक्सिंग वगैरह करने में, और वैक्सिंग में ये होता था कि अक्सर हम लोग हॉट वैक्स करवा लेते तो हॉट उसकी हीट से बाजू बर्न हो जाते थे मेरे। मैंने जो चीज़ अपने लिए नोटिस की थी, तो वो बर्निंग के निशान अक्सर रह जाते थे। तो अब मैं देखती थी इसको अब क्या करूँ, कभी स्क्रब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब से लेज़र करना शुरू हुआ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं बाल। मीन्स ना होने के बराबर, ऐसे हल्का हल्का सा फॉलिकल है, बिल्कुल लाइट सा। वाओ। और मैं तो यंग लड़कियों को बहुत, मैं खैर तो मेल भी आते हैं करवाने के लिए, जैसे बियर्ड का, आर्म्स का, हैंड्स का करवाने के लिए लेज़र। तो यंग लड़कियों को तो यही कहूँगी कि आप रेज़र ना यूज़ करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा लड़कियाँ होती हैं रेज़र भी यूज़ कर लेते हैं या फेस पे रेज़र यूज़ कर लिया, तो लेज़र करवाएं, ताकि रेज़र और क्रीम्स वगैरह के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो बेहतर है कि आप लेज़र पे आएँ। लेज़र के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, और हमने तो वैसे भी आज़ादी डील लगाई हुई है। तो डील का जिक्र बिल्कुल एंड में क्यों, जल्दी जल्दी बताओ, चलो टाइम नहीं है। तो डील जो है 50% उस पे लगी हुई है, लेज़र और फेशियल्स वगैरह पे। ठीक है। तो आप आए हमारे क्लिनिक और डील्स जो है वो अवेल करें। और डील का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50% का मतलब जो हमने डील लगाई है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आपको काम भी 50% करके देंगे। काम शुक्र है कि हमारा 100% है। काम 100% है, लेकिन प्राइस 50% ऑफ पे आपको मिलेंगे। एस्टर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली के आकिशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।